जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास तितली का द्वितीय खंड पढ़ रहे हैं। सुनिएगा। पूस की चांदनी गांव के निर्जन प्रांत में हल्के कुहासे के रूप में साकार हो रही थी। शीतल पवन जब घनी अमराइयों में हरहराहट उत्पन्न करता, तब स्पर्श न होने पर भी गाढ़े के कुर्ते पहनने वाले किसान अलावों की ओर खिसकने लगते। शैला खड़ी होकर एक ऐसे ही अलाव का दृश्य देख रही थी, जिसके चारों ओर 6-7 किसान बैठे हुए तंबाकू पी रहे थे। गाड़े की दोहर और कंबल उनमें से 2 ही के पास थे और सब कुर्ते और इकहरी चादरों में हू हा कर रहे थे। शैला जब महुए की छाया से हटकर उन लोगों के सामने आई, तो वे लोग अपनी बातचीत बंद कर असमंजस में पड़ गए कि मेम साहब से क्या कहें। शैला को सभी पहचानते थे। उसने पूछा, ये अलाव किसका है? महंगू महतो का सरकार, एक 16 बरस के लड़के ने कहा। दूर से आते हुए मधुबन ने पूछा, क्या है रामजस? मधु भैया, यही मेम साहब पूछ रही थी, रामजस ने कहा। मधुबन ने शैला को नमस्कार करते हुए कहा, क्या कोई काम है? कहीं जाना हो तो मैं पहुंचा दूं? नहीं नहीं मधुबन, मैं भी आग के पास बैठना चाहती हूँ। मधुबन पुआल का छोटा सा बंडल ले आया। शैला बैठ गई। मधुबन को वहां पाकर उसके मन में जो हिचक थी वे निकल गई। महंगू के घर के सामने ही एक अलाव लगा था। महंगू वहां पर तंबाकू चिलम का प्रबंध रखता। 2-4 किसान, लड़के, बच्चे उस जगह प्राय एकत्र रहते। महंगू की चिलम कभी ठंडी न होती। बूढ़ा पुराना किसान था। उस गांव के सब अच्छे टुकड़े उसकी जोत में थे। लड़के और पोते गृहस्थी करते थे। वह बैठा तंबाकू पिया करता। उसने भी मेम साहब का नाम सुना था। शैला की दयालुता से परिचित था। उसकी सेवा और सत्कार के लिए मन ही मन कोई बात सोच रहा था। सहसा शैला ने मधुबन से पूछा, मधुबन, तुम जानते हो बाटले साहब की नील कोठी यहाँ से कितनी दूर है? वे कल के लड़के हैं मेम साहब। उन्हें क्या मालूम कि बाटले साहब कौन थे? मुझसे पूछिए, मेरा रोआ रोआ उन्हीं लोगों के अन्न का पला हुआ है, महंगू ने कहा। तब तुम उन्हें जानते हो? बाटली को जानता हूँ, बड़े कठोर थे। दया तो उनके पास फटकती न थी। कहते कहते अलाव के प्रकाश में बूढ़े के मुख पर घृणा की 2-3 लकीरें गहरी हो गई। फिर वह संभल कर कहने लगा, पर उनकी बहन जेन माया ममता की मूर्ति थी। कितने ही बाटले के सताए हुए लोग उन्हीं के रुपए से छुटकारा पाते, जिसे वह छिपा कर देती थी। और मुझ पर तो उनकी बड़ी दया रहती थी। मैं उनकी नौकरी कर चुका हूँ। मैं लड़कपन से ही उन्हीं की सेवा में रहता था। ये सब खेती बाड़ी गृहस्थी उन्हीं की दी हुई है। उनके जाने के समय में कितना रोया था। कहते कहते बूढ़े की आंखों से पुराने आंसू बहने लगे। शैला ने बात सुनने के लिए फिर कहा, तो तुम उनके पास नौकरी कर चुके हो? अच्छा, तो वही नील कोठी? अरे मेम साहब, वह नील कोठी अब काहे को है? वह तो है भूतई कोठी। अब उधर कोई जाता भी नहीं, गिर रही है। जेन के कई बच्चे वहीं मर गए हैं। वह अपने भाई से बार बार कहती कि मैं देश जाऊंगी, पर बाटली ने जाने न दिया। जब वह मरे तभी जेन को यहाँ से जाने का अवसर मिला। मुझसे कहा था कि महंगू, जब बाबा होगा तो तुमको बुलाऊंगी, उसे खिलाने के लिए आ जाना। मैं दूसरे पर भरोसा नहीं करूंगी। मुझे ऐसा ही मानती थी। चली गई, तब से उनका कोई पक्का समाचार नहीं मिला। पीछे एक साहब से जब वह यहाँ का बंदोबस्त करने आया था, सुना कि जेन का पति स्मिथ साहब बड़ा पाजी है। उसने जेन का सब रुपया उड़ा डाला
वह बेचारी बड़ी दुखी हैं। मैं यहाँ से क्या करता मेम साहब। शैला चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में आंधी उठ रही थी, किंतु मुख पर धैर्य की शीतलता थी। उसने कहा, महंगू, मैं तुम्हारी मालकिन को जानती हूँ। क्या अभी जीती है मेम साहब? बूढ़े ने बड़े उल्लास से कहा। उसके हाथ का हुक्का छूटते छूटते बचा। नहीं, वह तो मर गई। उनकी एक लड़की है। हाँ, कितनी बड़ी होगी? मैं एक बार देख तो पाता। अच्छा, जब समय आवेगा तो तुम देख लोगे। पहले ये तो बताओ कि मैं नील कोठी देखना चाहती हूँ। इस समय कोई वहाँ मेरे साथ चल सकता है? सब किसान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भूतई कोठी में इस रात को कौन जाएगा? महंगू ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, रात को सूझता कम है। मधुबन ने कहा, मेम साहब, मैं चल सकता हूँ। साहस पाकर लड़के रामजस ने कहा, मैं भी चलूँगा भैया। मधुबन ने कहा, तुम्हारी इच्छा। कंधे पर अपनी लाठी रखे मधुबन आगे, उसके पीछे शैला, तब रामजस, तीनों उस चांदनी में पगडंडी से चलने लगे। चुपचाप कुछ दूर निकल जाने पर शैला ने पूछा, मधुबन, खेती से तुम्हारा काम चल जाता है? तुम्हारे घर पर और कौन है? मेम साहब, काम तो किसी तरह चलता ही है। 2-3 बीघे की खेती ही क्या। बहन है, बेचारी न जाने कैसे सब जुटा लेती है। आजकल तो नहीं, हाँ, जब मटर हो जाएगी, गांव में कोहलू चलने ही लगे हैं, तब फिर कोई चिंता नहीं। तुम शिकार नहीं करते? कभी कभी मछली पर बंसी डाल देता हूँ। और कौन शिकार करूँ? बहन तुम्हारी यहीं रहती है? हाँ मेम साहब, उसी ने मुझे पाला है। कहते हुए मधुबन ने कहा, देखिए ये गड्ढा है, संभल कर आइए। अब हम लोग कच्ची सड़क पर आ गए हैं। अच्छा मधुबन, तुमने ये तो कहा ही नहीं कि तितली कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ी। उस दिन जब रामनाथ उसको लिवा ले गया, तब से तो उसका पता न लगा। उसका क्या हाल है? सब कठोर हैं, निर्दयी हैं, मनी मन कहते हुए अनमन्यासक भाव से मधुबन ने अपना कंधा हिला दिया। क्या मधुबन, कहते क्यों नहीं? उसी दिन से वह बेचारी पड़ी है। उधर सुना है कि तहसीलदार ने बेदखली कराने का पूरा प्रबंध कर लिया है। मेम साहब, गरीब की कौन सुनता है? आप ही कहिए ना। किसी ब्याह में रामुआ ने 10 रुपये लिए, वह हल चलाता मर गया। जिसका ब्याह हुआ, उस 10 रुपये से वह भी उन्हीं रुपयों में हल चलाने लगा। उसके भी लड़के यदि हल चलाने के डर से घबराकर कलकत्ता भाग जाएं, तो इसमें बाबा जी का क्या दोष है? कुछ नहीं, शैला ने कहा। फिर आप तो जानती नहीं, ये तहसीलदार पहले मेरे यहाँ काम करता था। गोदाम वाले साहब से एक बात पर उभारकर मेरे पिताजी को लड़ा दिया। मुकदमे में जब मेरा सब साफ हो गया, तो जाकर ये धामपुर की छावनी में नौकरी करने लगा। इसको दानव की तरह लड़ने का चस्का है, सो भी अदालत का ही। नहीं तो किसी एक दिन इसकी लड़ने की साथ मिटा देता। मैं किसी दिन इसकी नस तोड़ दूं तो मुझे चैन मिले। इसके कलेजे में कतरनी से कीड़े दिन रात कलबलाया करते हैं। ये तहसीलदार तुम्हारे यहाँ? अरे, ये बात मैं क्रोध में कह गया मेम साहब। जो समय बीत गया उसे सोचकर क्या करूँगा। अब तो मैं एक साधारण किसान हूँ, शेरकोट का। चलते चलते शैला ने कहा, क्या शेरकोट ना? हाँ, तहसीलदार ने कहा था कि शेरकोट ही बैंक बनाने के लिए अच्छा स्थान है। कहाँ है वह? मधुबन गुर्रा उठा, भूखे भेड़िए की तरह। उस ठंडी रात में उसे अपना क्रोध दमन करने से पसीना हो गया। बोला नहीं। शैला भी सामने एक ऊंचा सा टीला देखकर अनमनस्क हो गई, जो चांदनी रात में रहस्य के स्तूप सा उदास बैठा था।
रामजस सहसा पीछे से चिल्ला उठा, अब तो पहुंच गए मधुबन भैया। मधुबन ने गंभीरता से कहा, शैला चुपचाप टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़ने लगी। उस नीरस रजनी में पुरानी कोठी बहुत दिनों के बाद 3 नए आगंतुकों को देखकर जैसे व्यंग्य की हंसी हंसने लगी। अभी ये लोग दालान में पहुंचने भी ना पाए थे कि एक सियार उसमें से निकलकर भागा। हाँ, भयभीत मनुष्य पहले ही आक्रमण करता है। रामजस ने डर कर उस पर डंडा चलाया, किंतु वह निकल गया। शैला ने कहा, मैं भीतर चलूंगी। चलिए, पर अंधेरे में कोई जानवर। मधुबन चुप रहा। आगे उसके मन में शेरकोट में बैंक बनाने की बात आ गई। वह चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया। शैला भी भीतर न जाकर झील की ओर चली गई। पत्थरों की पुरानी चौकियां अभी वहां पड़ी थी। उन्हीं में से एक पर बैठकर वह सूखती हुई झील को देखने लगी। देखते देखते उसके मन में विषाद और करुणा का भाव जागृत होकर उसे उदास बनाने लगा। शैला का दृढ़ विश्वास हो गया कि जिस पत्थर पर वह बैठी है उसी पर उसकी माता जैन आकर बैठती थी। अज्ञात अतीत को जानने की भावना उसे अंधकार में पूर्व परिचितों के समीप ले जाने का प्रयत्न करने लगी। जीवन में ये विचित्र श्रृंखला है। जिस दिन से उसे बाटली और जैन का संबंध इस भूमि से विदित हुआ, उसी दिन से उसकी मानस लहरियों में हलचल हुई। पहले उसके हृदय ने तर्क वितर्क किया, फिर बाल्यकाल की सुनी हुई बातों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माता जैन ने अपने जीवन के सुखी दिनों को यहीं बिताया है। अवश्य उसकी माता भारत के एक नील व्यवसायी की कन्या थी। फिर जब उसके संबंध में यहाँ प्रमाण भी मिलता है, तब उसे संदेह करने का कोई कारण नहीं। अज्ञात नियति की प्रेरणा उसे किस सूत्र से यहाँ खींच लाई है, यही उसके हृदय का प्रश्न था। वह सोचने लगी, यहाँ पर उसकी माता की कितनी सुखद स्मृतियाँ शून्य में विलीन हो गई। उसके दुख से भरे हुए अंतिम दिन कितने प्यार से इन स्थानों को स्मरण करते रहे होंगे। इसी झील में छोटी सी नाव पर उस अतीत काल में वह कितनी बार घूमकर इसी कोठी में लौटकर चली आई होगी। उसकी कल्पना की एकाग्रता ने माता के पैरों की चाप तक सुनवा दी। उसे मालूम हुआ कि उस खंडर की सीढ़ियों पर सचमुच कोई चढ़ रहा है। वह घूमकर खड़ी हो गई, किंतु रामजस और मधुबन के अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई दिया। वह फिर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर सिसकने लगी। माता का प्यार उसकी स्मृति मात्र से ही उसे सहलाने लगा। उस भयावने खंडर में माता का स्नेह जैसे बिखर रहा था। वह जीवन में पहली बार इस अनुभूति से परिचित हुई। उसे विश्वास हो गया कि यही उसके जन्म का आवास है। आज तक वह जो कुछ देख सकी थी, वह सब विदेश की यात्रा थी। आंखों के सामने 2 घड़ी के मनोरंजन करने वाले दृश्य, सो भी उसमें कटुता की मात्रा ही अधिक थी। जो कष्ट झेलने वाली सहनशील मनोवृत्ति के निर्देशन थे, आज उसे वास्तविक विश्राम मिला। वह और भी बैठती, किंतु मधुबन ने कहा, रामजस, तुमको जाड़ा लग रहा है क्या? नहीं भैया, यही सोचता हूँ कि कहीं एक चिलम। पागल, यहाँ से गांव में जाकर लौटने में घंटों लग जाएंगे। तो ना सही, कहकर वह अपनी कमली मुट्ठियों में दबाने लगा। शैला की एकाग्रता भंग हो गई। उसने पूछा, मधुबन, क्या हम लोगों को चलना चाहिए? रात बहुत हो चली। वे देखिए, 7 तारे इतने ऊपर चढ़ाए हैं। छावनी पहुंचते पहुंचते हम लोगों को आधी रात हो जाएगी। तब चलो, कहकर शैला निस्तब्ध टीले से नीचे उतरने लगी। मधुबन और रामजस उसके आगे और पीछे थे। वह यंत्र चालित पुतली की तरह पथ अतिक्रम कर रही थी, पर मन में सोच रही थी अपने अतीत जीवन की घटनाएं, दुर्वृत्त पिता की अत्याचार लीलाएं, फिर माता जैन का छटपटाते हुए कष्टमय जीवन से छुट्टी पाना, उस प्रभाव की भीषणता में अनाथिनी होकर भिखमंगों और आवारों के दल में जाकर पेट भरने की आरंभिक शिक्षा,
धीरे धीरे उसका अभ्यास, फिर सहसा इंद्रदेव से भेंट, संध्या के क्रमशः प्रकाशित होने वाले नक्षत्रों की तरह उसके शून्य, मलिन और उदास अंतःस्थल के आकाश में प्रज्वलित होने लगे। वह सोचने लगी, नियति दुस्तर समुद्र को पार कराती है, चिरकाल के अतीत को वर्तमान के क्षण भर में जोड़ देती है और अपरिचित मानवता सिंधु में से उसी एक से परिचय करा देती है, जिससे जीवन की अग्रगामिनी धारा अपना पथ निर्दिष्ट करती है। कहाँ भारत, कहाँ मैं और कहाँ इंद्रदेव। और फिर तितली, जिसके कारण मुझे अपनी माता की उदारता के स्वर्गीय संगीत सुनने को मिले, ये पावन प्रदेश देखने को मिला। उसके मन में अनेक दुराशाएं जाग उठी। आज तक वह संतुष्ट थी। अभावपूर्ण जीवन इंद्रदेव की कृतिकता में आबद्ध और संतुष्ट था, किंतु इस दृश्य ने उसे कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए एक स्पर्धामय आमंत्रण दिया। उसका तरल जीवन जैसे चतुर और सजग होने के लिए व्यस्त हो उठा। वे कच्ची सड़क से धीरे धीरे चली जा रही थी। पीछे से मोटर की आवाज़ सुन पड़ी। वह हटकर चलने लगी, किंतु मोटर उसके पास आकर रुक गई। भीतर से अनवरी ने पुकारा, मिस शैला हैं क्या? हाँ, छावनी पर ही चल रही हैं ना, आइए ना। धन्यवाद, आप चलिए, मैं आती हूँ। अनमनस्क भाव से शैला ने कह दिया, पर अनवरी सहज में छोड़ने वाली नहीं। उसने अपने पास बैठे हुए कृष्ण मोहन से धीरे से कहा, ये तुम्हारी मामी हैं, उन्हें जाकर बुला लो। शैला उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए वहाँ ठहरी न थी। आगे बढ़कर कृष्ण मोहन ने नमस्कार करके कहा, आइए ना। शैला कृष्ण मोहन का अनुरोध न टाल सकी। मोटर के प्रकाश में उसका प्यारा मुख अधिक आग्रहपूर्ण और विनीत दिखाई पड़ा। शैला ने मधुबन से कहा, मधुबन, कल छावनी पर अवश्य आना। कृष्ण मोहन के साथ शैला मोटर में बैठ गई। तहसीलदार ने कागजों पर बड़ी सरकार से हस्ताक्षर करा ही लिया, क्योंकि शैला की योजना के अनुसार किसानों का एक बैंक और एक होम्योपैथी का निःशुल्क औषधालय सबसे पहले खुलना चाहिए। गांव का जो स्कूल है उसे ही अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। तीसरे दिन जहां बाजार लगता है वहीं एक अच्छा सा देहाती बाजार बसाना होगा, जिसमें करघे के कपड़े, अन्न, बिसाती खाना और आवश्यक चीजें बिक सके। गृह शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए वहीं से प्रयत्न किया जा सकता है। किसानों में खेतों के छोटे छोटे टुकड़े बदलकर उनका एक जगह चक बनाना होगा, जिसमें खेती की सुविधा हो। इसके लिए जमींदारों को अनेक तरह की सुविधाएं देनी होंगी। ये सबसे पीछे होगा। बैंक पहले खुलना चाहिए। कलेक्टर ने इसके लिए विशेष आग्रह किया है। तहसीलदार के सुझाने पर शैला ने शेरकोट को ही बैंक के लिए अधिक उपयुक्त लिख दिया था, किंतु मधुबन के पिता की जमींदारी नीलाम खरीदी हुई थी श्याम दुलारी के नाम। वह हिस्सा अभी तक उन्हीं के नाम से खेवट में था। इसलिए श्याम दुलारी ने थोड़ी सी गर्व की हंसी हंसते हुए हस्ताक्षर करने पर कहा, तहसीलदार, अब तो मुझे इससे छुट्टी दो। इंद्र से ही जो कुछ हो लिखाया पढ़ाया करो। तहसीलदार ने चश्मे में से माधुरी की ओर देखकर कहा, सरकार, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप अपना अधिकार छोड़ दें। न मालूम क्या समझकर आपके नाम से बड़े सरकार ने ये हिस्सा खरीदा था। आप इसे जो चाहें कर सकती हैं। यदि आप किसी के नाम इसकी स्पष्ट लिखा पढ़ी ना करें तो ये कानून के अनुसार बीबी रानी का हो सकता है। छोटे सरकार से तो इसका कोई संबंध नहीं। श्याम दुलारी ने कड़ी निगाह से तहसीलदार को देखा। उसमें संकेत था उसे चुप करने के लिए, किंतु कूटनीति चतुर व्यक्ति ने थोड़ी सी संधि पाते ही जो कुछ कहना था कह डाला। माधुरी इस आकस्मिक उद्घाटन से घबराकर दूसरी ओर देखने लगी थी। वह मन में सोच रही थी, मुझे क्या करना चाहिए। माधुरी के जीवन में प्रेम नहीं, सरलता नहीं, स्निग्धता भी उतनी ना थी। स्त्री के लिए जिस कोमल स्पर्श की अत्यंत आवश्यकता होती है वह श्यामलाल से कभी मिला नहीं।
तो भी मन को किसी तरह संतोष चाहिए। पिता के घर का अधिकार ही उसके लिए मन बहलाने का खिलौना था। वह भी जानती थी कि ये वास्तविक नहीं, तो भी जब कुछ नहीं मिलता तो मानव हृदय कृत्रिम को ही वास्तविक बनाने की चेष्टा करता है। माधुरी भी अब तक यही कर रही थी। चौबे जी कब चूकने वाले थे? उन्होंने खांसकर कहना आरंभ किया, बड़े सरकार सब समझते थे। विलायत भेजकर जो कुछ होने वाला था वह सब अपनी दूरदृष्टि से देख रहे थे। इसी से उन्होंने ये प्रबंध कर दिया था। तहसीलदार साहब ने इस समय उसको प्रकट कर दिया। ये अच्छा ही किया। आगे आपकी इच्छा। श्याम दुलारी उब रही थी, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वह नहीं चाहती थी कि उनकी दोनों संतानों में भेद का बीज आरोपण हो। इन स्वयंसेवक सम्मति दाताओं से वह घबरा गई। माधुरी ने इस शोभ को ताड़ लिया। उसने कहा, इस समय तो आपका काम हो ही गया, अब आप लोग जाइए। तहसीलदार ने सिर झुकाकर विनयपूर्वक विदा ली। चौबे जी भी बाहर चले गए। श्याम दुलारी के मौन हो जाने से वहां का वातावरण कुंठित सा हो गया। माधुरी जैसे कुछ कहने में संकुचित थी। कुछ देर तक यही अवस्था बनी रही। फिर सहसा माधुरी ने कहा, क्यों माँ, क्या सोच रही हो? ये भला कौन सी बात है इतनी सोचने विचारने की? ये लोग तो ऐसी व्यर्थ की बातें निकालने में बड़े चतुर हैं ही। तुमको तो ये काम पहले ही कर डालना चाहिए। किंतु क्या कर डालना चाहिए, उससे साफ साफ माधुरी ने भी अभी नहीं सोचा था। वह केवल मन बहलाने वाली कुछ बातें करना चाहती थी, किंतु श्याम दुलारी के सामने ये एक विचारणीय प्रश्न था। उन्होंने सिर उठाकर गहरी दृष्टि से देखते हुए पूछा, क्या? माधुरी क्षण भर चुप रही, तो भी उसने साहस बटोर कर कहा, भाई साहब का नाम उस पर भी चढ़वा दो, झगड़ा मिटे। श्याम दुलारी ने सिर झुका लिया। वे सोचने लगी, उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी। समस्या तो जीवन में बहुत सी रहती हैं, किंतु वे दूसरों के स्वार्थी और रुचि और कुरुचि के द्वारा कभी कभी जैसे सजीव होकर जीवन के साथ लड़ने के लिए कमर कसे हुए दिखाई पड़ती हैं। श्याम दुलारी के सामने उनका जीवन इन चतुर लोगों की कुशल कल्पनाओं के द्वारा निसहाय वैधव्य के रूप में खड़ा हो गया। दूसरी ओर थी वास्तविकता से वंचित माधुरी के कृत्रिम भावी जीवन की दीर्घकाल व्यापिनी दुख रेखा। एक क्षण में ही नारी हृदय ने अपनी जाति की सहानुभूति से अपने को आपाद मस्तक ढक लिया। माधुरी की ओर देखते हुए श्याम दुलारी की आंखें छलछला उठी। उन्हें मालूम हुआ कि माधुरी उस संपत्ति को इंद्रदेव के नाम करने का घोर विरोध कर रही है। उसकी निसहाय अवस्था, उसके पति की हृदयहीनता और कृष्ण मोहन का भविष्य सब उसकी ओर से श्याम दुलारी की वृद्धि को सहायता देने लगे। माधुरी ने कहने को तो कह दिया, परंतु फिर उसने आंख नहीं उठाई। सिर झुकाकर नीचे की ओर देखने लगी। श्याम दुलारी ने कहा, माधुरी, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तू सब बातों में टांग मत अड़ाया कर। मैं जैसे समझूंगी करूंगी। माधुरी इस मीठी झिड़की से मन ही मन प्रसन्न हुई। वे नहाने चली गई, सो भी रूठने का सा अभिनय करते हुए। श्याम दुलारी मन ही मन हंसी। सहसा एक दिन इंद्रदेव को ये चेतना हुई कि वो जो कुछ पहले थे अब नहीं रहे। उन्हें पहले भी कुछ कुछ ऐसा भान होता था कि पर्दे पर एक दूसरा चित्र तैयारी से आने वाला है, पर उसके इतना शीघ्र आने की संभावना न थी। शैला के लिए वे बार बार सोचने लगे थे, उसकी क्या स्थिति होगी, यही वह अभी नहीं समझ पाते थे। कभी कभी वे शैला के संसर्ग से अपने को मुक्त करने की चेष्टा करने लगते। ये भी विरक्ति के कारण नहीं, केवल उसका गौरव बनाने के लिए। उनके कुटुंब वालों के मन में शैला को वैश्या से अधिक समझने की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। ये प्रचंड व्यंग्य उन्हें व्यथित कर देता था। उधर शैला भी इससे अपरिचित थी, ऐसी बात नहीं। तब भी इंद्रदेव से अलग होने की कल्पना उसके मन में नहीं उठती थी। इसी बीच में उसने शहर में जाकर मिशनरी सोसाइटी से भी बातचीत की थी।
उन लोगों ने स्कूल खोलकर शिक्षा देने के लिए उसे उकसाया, किंतु उसने मिशनरी होना स्वीकार नहीं किया। इधर वह बाबा रामनाथ के यहाँ ही तो उपदेश पढ़ने भी जाती थी। अर्थात इंद्रदेव और शैला दोनों ही अपने को बहलाने की चिंता में थे। वे इस उलझन को स्पष्ट करने के लिए क्या क्या करने की बातें सोचते थे, पर एक दूसरे से कहने में संकुचित ही नहीं किंतु भवभीत भी थे, क्योंकि इंद्रदेव के परिवार में घटनाएं बड़े वेग से विकसित हो रही थी। किसी भी क्षण में विस्फोट होकर कलह प्रकट हो सकता था। इमली के पेड़ के नीचे आराम कुर्सियों पर शैला और इंद्रदेव बैठकर एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। प्रभात की उजली धूप टेबल पर बिछे हुए रेशमी कपड़ों पर रह रहकर तड़प उठती थी, जिस पर धरे हुए फूलदान के गुलाबों में से एक भीनी महक उठकर उनके वातावरण को सुगंधपूर्ण कर रही थी। इंद्रदेव ने जैसे घबराकर कहा, शैला, क्या तुम कुछ देख रही हो? सब कुछ, किंतु इतने विचार मूड क्यों हो रही हो, यही समझ में नहीं आता। तुम्हारी वह कल्पना सफल होती नहीं दिखाई देती, इसी का मुझे दुख है। किंतु अभी हम लोगों ने उसके लिए कुछ किया भी तो नहीं, कर नहीं सकते। ये मैं नहीं मानती। तुमको कुछ मालूम है कि तुम्हारे संबंध में यहाँ कैसी बातें फैलाई जा रही हैं? हाँ, मैं रात रात को घुमा करती हूँ, जो भारतीय स्त्रियों के लिए ठीक नहीं। मैं रामनाथ के यहाँ संस्कृत पढ़ने जाती हूँ, ये भी बुरा करती हूँ, और तुमको भी बिगाड़ रही हूँ, यही बात ना? अच्छा, इन बातों के किसी किसी अंश पर देखती हूँ कि तुम भी अधिक ध्यान देने लगे हो, नहीं तो इतना सोचने विचारने की क्या आवश्यकता थी। मैं इतना ही नहीं, मैं अब इसलिए चिंतित हूँ कि अपना और तुम्हारा संबंध स्पष्ट कर दूँ। ये ओछा अपवाद अधिक सहन नहीं किया जा सकता। किंतु मैं अभी उस प्रश्न पर विचारने की आवश्यकता ही नहीं समझती, शैला ने ईशित हंसी से कहा। क्यों? तुम्हारे संसर्ग से जो मैंने सीखा है, उसका पहला पाठ यही है कि दूसरे मुझको क्या कहते हैं, इस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। पहले मुझे ही अपने विषय में सच्ची जानकारी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जमींदारी के दातव्य विभाग से जो खर्च स्वीकृत हुआ है, उसी में मैं अपना और औषधालय का काम चलाऊं। बैंक में भी कुछ काम कर सकूं, तो उससे भी कुछ मिल जाया करेगा, और मेरी स्वतंत्र स्थिति इन प्रवादों को स्वयं ही स्पष्ट कर देगी। बात तो ठीक है, इंद्रदेव ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, पर इसके लिए तुमको एक प्रबंध कर देना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था कि गांव में कई जगह कर्म केंद्र की सृष्टि हो सकती है। भिन्न भिन्न शक्ति वाले अपने अपने काम में जुट जाएंगे, किंतु अब मैं देखती हूँ कि इसमें बड़ी बाधा है और मैं उन पर इस तरह नियंत्रण न कर सकूंगी। इसलिए बैंक और औषधालय, ग्राम सुधार और प्रचार विभाग सब एक ही स्थान पर हों तो ठीक है। शेरकोट में ही सब विभागों के लिए कमरे बनवाने की व्यवस्था कर दो ना। किंतु इसमें एक भूल कर गई हूँ। क्या उसके सुधारने का कोई उपाय नहीं है? भूल कैसी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर एक रहस्यपूर्ण घटना को जन्म देते हैं, स्वयं उसमें पड़ते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। मैं भी शेरकोट को बैंक के लिए चुनने में कुछ इस तरह मूर्ख बनाई गई हूँ। इंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अधिक भावनामय होती जा रही हो। ये संदेह अच्छा नहीं। शेरकोट के लिए तो माँ ने सब प्रबंध कर भी दिया है, अब फिर क्या हुआ? शेरकोट एक पुराने वंश की स्मृति है, उसे मिटा देना ठीक नहीं। अभी मधुबन नाम का एक युवक उसका मालिक है। तहसीलदार से उसकी कुछ अनबन है, इसलिए यह मधुबन। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बैंक न भी बनवाओ तो होता क्या है, अब तो वह बेचारा उस शेरकोट से निकाला ही जाएगा। तुम एक बार माँ से कहो ना, और नील वाली कोठी की मरम्मत करा दो। इसमें रुपए भी कम लगेंगे। और नील वाली कोठी? आश्चर्य से इंद्रदेव ने उसकी ओर देखा। हाँ, क्यों? अरे वह तो भूतई कोठी कही जाती है। जहाँ मनुष्य नहीं रहते वहीं तो भूत रह सकेंगे इंद्रदेव। मैं उस कोठी को बहुत प्यार करती हूँ। कब से शैला? हंसते हुए इंद्रदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। इंद्र,
तुम नहीं जानते, मेरी माँ यहीं कुछ दिन तक रह चुकी हैं। इंद्रदेव की आंखें जैसे बड़ी हो गई। उन्होंने कुर्सी से खड़े होकर कहा, तुम क्या कह रही हो? बैठो और सुनो। मैं वही कह रही हूँ जिसके मुझे सच होने का विश्वास हो रहा है। तुम इसलिए कुछ करो। मुझे तुमसे दान लेने में भी कोई संकोच नहीं। आज तक तुम्हारे ही दान पर मैं जी रही हूँ, किंतु वहाँ रहने देकर मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता तुम दे सकते हो और मेरी जीविका का उपाय भी कर सकते हो। शैला की इस दीनता से घबराकर इंद्रदेव ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, हैं शैला, तुम कामकाज की इतनी बातें करने लगी हो कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। जीवन में ये परिवर्तन सहसा होता है, किंतु यह है क्या? तुम मुझको एक बार ही कोई अन्य व्यक्ति क्यों समझ बैठी हो? मैं तुमको दान दूंगा, कितने आश्चर्य की बात है। ये सत्य है इंद्रदेव, इसे छिपाने से कोई लाभ नहीं। अवस्था ऐसी है कि अब मैं तुमसे अलग होने की कल्पना करके दुखी होती हूँ, किंतु थोड़ी दूर हटे बिना काम भी नहीं चलता। तुमको और अपने को समान अंतर पर रखकर कुछ दिन परीक्षा लेकर तब मन से पूछूंगी। क्या पूछोगी शैला? कि ये क्या चाहता है। तब तक के लिए यही प्रबंध रहना ठीक होगा। मुझे काम करना पड़ेगा और काम किए बिना यहाँ रहना मेरे लिए असंभव है। अपनी रियासत में मुझे एक नौकरी और रहने की जगह देकर मेरे बोझ से तुम इस समय के लिए छुट्टी पा जाओ और स्वतंत्र होकर कुछ अपने विषय में भी सोच लो। शैला बड़ी गंभीरता से उनकी ओर देखते हुए फिर कहने लगी, हम लोगों के परिश्रमी जीवन का ये संस्कार है कि व्यक्ति को स्वावलंब पर खड़े होना चाहिए। तुम्हारे भारतीय हृदय में जो कौटुंबिक कोमलता में पला है, परस्पर सहानुभूति की, सहायता की बड़ी आशाएं परंपरागत संस्कृति के कारण बलवती रहती हैं, किंतु मेरा जीवन कैसा रहा है उसे तुमसे अधिक कौन जान सकता है। मुझसे काम लो और बदले में कुछ दो। अच्छा, ये सब मैं कर लूँगा, पर मधुबन की शेरकोट का क्या होगा? मैं नहीं कहना चाहता, माँ न जाने क्या मन में सोचेंगी। जबकि उन्होंने एक बार कह दिया तब उसके प्रतिकूल जाना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। तो भी तुम स्वयं कहकर देख लो। ये मैं नहीं पसंद करती इंद्रदेव। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ कहना हो अपनी माताजी से तुम ही कहो। दूसरों से वही बात सुनने पर जिसे अपनों से सुनने की आशा करती है, मनुष्य के मन में एक ठेस लगती है। ये बात अपने घर में तुम आरंभ ना करो। देखो शैला, वह आरंभ हो चुकी है, अब उसे रोकने में असमर्थ हूँ। तब भी तुम कहती हो तो मैं ही कहकर देखता हूँ कि क्या होता है। अच्छा तो जाओ, तुम्हारे हितोपदेश के पाठ का यही समय है ना? वाह, क्या अच्छा तुमने ये स्वांग बनाया है। शैला ने संदिग्ध दृष्टि से इंद्रदेव को देखकर कहा, ये स्वांग नहीं है। मैं तुम्हारे समीप आने का प्रयत्न कर रही हूँ, तुम्हारी संस्कृति का अध्ययन करके। अनवरी को आते देखकर उल्लास से इंद्रदेव ने कहा, शैला, शेरकोट वाली बात अनवरी से ही माँ तक पहुँचाई जा सकती है। शैला प्रतिवाद करना ही चाहती थी कि अनवरी सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, आज कई दिन से आप उधर नहीं आई हैं। सरकार पूछ रही थी कि। अरे पहले बैठ तो जाइए, कुर्सी खिसकाते हुए शैला ने कहा। मैं तो स्वयं अभी चलने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छा, हाँ, शेरकोट के बारे में रानी साहिबा से मुझे कुछ कहना था। मेरे भ्रम से एक बड़ी बुरी बात हो रही है, उसे रोकने के लिए। क्या? मधुबन बेचारा अपनी झोपड़ी से भी निकाल दिया जाएगा। उसके बाप दादाओं की ढी है। मैंने बिना समझे बूझे बैंक के लिए वही जगह पसंद की। उस भूल को सुधारने के लिए मैं अभी ही आने वाली थी। मधुबन? हाँ, वही ना जो उस दिन रात को आपके साथ था जब आप नीलकोठी से आ रही थी। उस पर तो आपको दया करनी ही चाहिए, कहकर अनवरी ने भेद भरी दृष्टि से इंद्रदेव की ओर देखा। इंद्रदेव कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए। शैला ने निराशा दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा, तो इस मेरी दया में आपकी सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। चलिए। क्यों बेटी, तुमने सोच विचार लिया? कोठरी के बाहर बैठे हुए रामनाथ ने पूछा।
भीतर से राजकुमारी ने कहा, बाबा जी, हम लोग इस समय ब्याह करने के लिए रुपया कहाँ से लाएं? रुपयों से ब्याह नहीं होगा बेटी, ब्याह होगा मधुबन से तितली का। तुम इसे स्वीकार कर लो और जो कुछ होगा मैं देख लूँगा। मैं अब बूढ़ा हुआ, तितली को तुम लोगों की स्नेह छाया में दिए बिना मैं कैसे सुख से मरूंगा। अच्छा, पर एक बात और भी आपने समझ ली है क्या मधुबन? तितली के साथ गृहस्थी चलाने के लिए, दुख सुख भोगने के लिए तैयार है। वह अपनी सुध बुद्ध तो रखता ही नहीं, भला उसके गले एक बछिया बांधकर क्या आप ठीक करेंगे? सुनो बेटी, 10 बीघा तितली के और तुम लोगों के जो खेत हैं सब मिलाकर एक छोटी सी गृहस्थी अच्छी चल सकेगी। फिर तुमको तो यही सब देखना है, करना है, सब संभाल लोगी। मधुबन भी पढ़ा लिखा परिश्रमी लड़का है, लग लपट कर अपना घर चला ही लेगा। मधुबन से भी आप पूछ लीजिए, वह मेरी बात सुनता कब है। कई बार मैंने कहा कि अपना घर देख, वह हंस देता है, जैसे उसे इसकी चिंता ही नहीं। हम लोग न जाने कैसे अपना पेट भर लेते हैं, फिर पराई लड़की घर में ले आकर तो उसकी तरह नहीं चल सकता। तुम भूलती हो बेटी, पराई लड़की समझता तो मैं उसके ब्याह की यहाँ चर्चा न चलाता। मधुबन और तितली दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान गए हैं और तितली पर तुमको दया ही नहीं करनी होगी, तुम उसे प्यार भी करोगी। उसे तुमने इधर देखा है? नहीं, अब तो वह बहुत दिन से इधर आती ही नहीं। आज मेम साहब के साथ वह भी नहाने गई है। शैला का नाम तो तुमने सुना होगा, वही जो यहाँ के जमींदार इंद्रदेव के साथ विलायत से आई है। बड़ी अच्छी सुशील लड़की है, वह भी मेरे यहाँ संस्कृत पढ़ती है। तुम चलकर उन दोनों से बात भी कर लो और देख भी लो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मैं भी चलता हूँ बेटी, मधुबन उनके संग नहीं है। मल्ला को तो सहेज दिया है, तो चलूं। रामनाथ नहाने के घाट की ओर चले। राजकुमारी भी रामदीन की नानी के साथ गंगा की ओर चली। अभी वह शेरकोट से बाहर निकलकर पथ पर आई थी कि सामने से चौबे जी दिखाई पड़े। राजकुमारी ने एक बार घूंघट खींचकर मुड़ते हुए निकल जाना चाहा, किंतु चौबे ने सामने से आकर टोक ही दिया। भाभी हैं क्या? अरे मैं तो पहचान ही न सका। दुख में सब लोग पहचान ले ऐसा तो नहीं होता, राजकुमारी ने अनखाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं भला भूल जाऊंगा। नौकरी ठहरी, बराबर सोचता हूँ कि एक दिन शेरकोट चलूं, पर छुट्टी मिले तब तो। आज मैंने भी निश्चय कर लिया था कि भेंट करूंगा ही। चौबे जी के मुंह पर एक स्निग्धता छा गई थी। वह मुस्कुराने की चेष्टा करने लगे। किंतु मैं नहाने जा रही हूँ। अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, कहकर चौबे जी दूसरी ओर चले गए और राजकुमारी को पथ चलना दूभर हो गया। कितने बरस पहले की बात है, जब वह ससुराल में थी। विधवा होने पर भी बहुत सा दुख, मान अपमान भरा समय वह बिता चुकी थी। वह ससुराल की गृहस्थी में बोझ सी हो उठी थी। चचेरी सास के व्यंग्य से नित्य ही घड़ी दो घड़ी कोने में मुंह डालकर रोना पड़ता। सब कुछ सहकर भी वहीं खटना पड़ता। ससुराल के पुरोहितों में चौबे जी का घराना था। चौबे पराए आते जाते वैसे ही जैसे घर के प्राणी और गांव के सहज नाते से राजकुमारी के वे देवर होते। हंसने बोलने की बाधा नहीं थी। राजकुमारी के पति के सामने से ही ये व्यवहार था। विधवा होने पर भी वह छूटा नहीं। उस निराश और कष्ट के जीवन में भी कभी कभी चौबे आकर हंसी की रेखा खींच देते। दोनों के हृदय में एक सहज स्निग्धता और सहानुभूति थी। दिन दिन वहीं बढ़ने लगे। स्त्री का हृदय था एक दुलार का प्रत्याशी, उसमें कोई मलिनता ना थी। चौबे भी अज्ञात भाव से उसी का अनुकरण कर रहे थे, पर वह कुछ जैसे अंधकार में चल रहे थे। राजकुमारी फिर भी सावधान थी। एक दिन सहसा नियमित गालियां सुनने के समय जब चौबे का नाम भी उसमें मिलकर भीषण अट्टहास कर उठा, तब राजकुमारी अपने मन में न जाने क्यों वास्तविकता को खोजने लगी। वे जैसे अपमान की ठोकर से अभिभूत होकर उसी ओर पूर्ण वेग से दौड़ने के लिए प्रस्तुत हुई, बदला लेने के लिए और अपनी असहाय अवस्था का अवलंब खोजने के लिए। किंतु वह पागलपन क्षणिक हो रहा। उसकी खींच फल नहीं पा सकी। सहसा मधुबन को संभालने के लिए
उसे शेरकुट चले आना पड़ा। वह भयानक आंधी क्षितिज में ही दिखलाई देकर रुक गई। चौबे नौकरी करने लगे राजा साहब के यहाँ और राजकुमारी शेरकुट के झाड़ू और दिए में लगी। ये घटना वह संभव भूल गई थी, किंतु आज सहसा विस्मृत चित्र सामने आ गया। राजकुमारी का मन अस्थिर हो गया। वे गंगा जी के नहाने के घाट तक बड़ी देर से पहुंची। शैला और तितली नहाकर ऊपर खड़ी थी। बाबा रामनाथ अभी संध्या कर रहे थे। राजकुमारी को देखते ही तितली ने नमस्कार किया और शैला से कहा, आप ही हैं जिनकी बात बाबा जी कर रहे थे। शैला ने कहा, अच्छा, आप ही मधुबन की बहन हैं? जी, मैं मधुबन के साथ पढ़ती हूँ। आप मेरी भी बहन हुई ना? शैला ने सरल प्रसन्नता से कहा। राजकुमारी ने मेम के इस व्यवहार से चकित होकर कहा, मैं आपकी बहन होने योग्य हूँ? ये आपकी बड़ाई है। क्यों नहीं बहन? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आओ इस जगह बैठ जाएं। अच्छा होगा कि तुम भी स्नान कर लो, तब हम लोग साथ ही चलें। नहीं, आपको विलंब होगा, कहकर राजकुमारी विशाल वृक्ष के नीचे पड़े हुए पत्थर की ओर बढ़ी। शैला और तितली भी उसी पर जाकर बैठी। राजकुमारी का हृदय स्निग्ध हो रहा था। उसने देखा तितली अब वह चंचल लड़की नहीं रही जो पहले मधुबन के साथ खेलने आया करती थी। उसकी काली रजनी सी उन्नींदी आंखें जिससे सदैव कोई गंभीर स्वप्न दिखती रहती हैं। लंबा छरहरा अंग, गोरी पतली उंगलियां, सहज उन्नत ललाट, कुछ खिंची हुई भुएं और छोटा सा पतले पतले अधरों वाला मुख साधारण कृषक बालिका से कुछ अलग अपनी सत्ता बता रहे थे। कानों के ऊपर से ही घूंघट था जिससे लटे निकली पड़ती थी। उसकी चौड़ी किनारे की धोती का चंपई रंग उसके शरीर में धुला जा रहा था। वह संध्या के निर्भ्रम गगन में विकसित होने वाली अपने ही मधुर आलोक से तुष्ट एक छोटी सी तारिका थी। राजकुमारी स्त्री की दृष्टि से उसे परखने लगी और रामनाथ का प्रस्ताव मन ही मन दोहराने लगी। शैला ने कहा, अच्छा, तुम कहीं आती जाती नहीं हो बहन? कहाँ जाऊं? तो मैं ही तुम्हारे यहाँ कभी कभी आया करूंगी। अकेले घर में बैठे बैठे कैसे तुम्हारा मन लगता है? बैठना ही तो नहीं है, घर का काम कौन करता है? इसी में दिन बीतता जा रहा है। देखिए, ये तितली पहले मधुबन के साथ कभी कभी आ जाती थी, खेलती थी, अब तो सयानी हो गई है। क्यों री, अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ, तो इतनी लजाती क्यों है? घूमकर जब उसने तितली की ओर देखकर ये बात कही तो उसके मुख पर एक सहज गंभीर मुस्कान लज्जा के बादल में बिजली सी चमक उठी। शैला ने उसकी ठोड़ी पकड़कर कहा, ये तो अब यहीं आकर रहना चाहती है ना? तुम इसको बुलाती नहीं हो, इसलिए रूठी हुई है। तितली को अपनी लज्जा प्रकट करने के लिए उठ जाना पड़ा। उसने कहा, क्यों नहीं आऊंगी? बाबा रामनाथ ऊपर आ गए थे। उन्होंने कहा, अच्छा, तो अब चलना चाहिए। फिर राजकुमारी की ओर देखकर कहा, तो बेटी, फिर किसी दिन आऊँगा। राजकुमारी ने नमस्कार किया। वह नहाने के लिए नीचे उतरने लगी और शैला तितली के साथ रामनाथ का अनुसरण करने लगी। गंगा के शीतल जल में राजकुमारी देर तक नहाती रही और सोचती थी अपने जीवन की अतीत घटनाएं। तितली के ब्याह के प्रसंग से और चौबे के आने जाने से नई होकर वे उसकी आंखों के सामने अपना चित्र उन लहरों में खींच रही थी। मधुबन की गृहस्थी का नशा उसे अब तक विस्मृति के अंधकार में डाले हुए था। वह सोच रही थी, क्या वही सत्य था? इतना दिन जो मैंने किया वह भ्रम था। मधुबन जब ब्याह कर लेगा तब यहाँ मेरा क्या काम रह जाएगा? गृहस्थी, उसे चलाने के लिए तो तितली आ जाएगी। आह, तितली कितनी सुंदर है। मधुबन प्रसन्न होगा और मैं अच्छा अब तीर्थ करने चली जाऊंगी। रुपया चाहिए उसके लिए, कहाँ से आएगा? अरे जब घूमना ही है तो क्या रुपया की कमी रह जाएगी? रुपया लेकर करूंगी ही क्या? भीख मांगकर या परदेश में मजदूरी करके पेट पालूंगी। परंतु आज इतने दिनों पर चौबे। उसके हृदय में एक अनुभूति हुई जिसे स्वयं स्पष्ट न समझ सकी। एक विकट हलचल होने लगी। वे जैसे उन चपल लहरों में झूमने लगी। रामदीन की नानी ने कहा, चलो मालकिन, अभी रसोई का सारा काम पड़ा है, मधुबन बाबू आते होंगे। राजकुमारी जल के बाहर खीज से भरी निकली। आज उसके प्रौढ़ व्यय में भी व्ययविहीन पवित्र यौवन चंचल हो उठा था। चौबे ने उससे फिर मिलने के लिए कहा था,
वह आकर लौट ना जाए। वह जल्द से निकलते ही घर पहुंचने के लिए व्यग्र हो उठी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तितली उपन्यास द्वितीय खंड का आगे का भाग अगले हिस्से में पढ़ेंगे।